गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम यू ऑल इन द त्रिशूल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 CBSE फिजिक्स चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी का इम्पोर्टेंस सबसे पहले देखेंगे। इम्पोर्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट एज वेल एज क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ। वी आर लिविंग इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इरा and every development or advancement depends upon industries and technologies, and all technologies work due to the effect of electricity. बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारा जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकता। हमारे जितने भी इंडस्ट्री वर्क करते हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा जो लाइफ जी रहे हैं, कंफर्टेबल लाइफ वी हैव, वो किसका दिया हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी का दिया हुआ है। हमारे चारों तरफ जितने भी सुविधाएं हैं उसका या तो डायरेक्ट कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी से है या इनडायरेक्ट, या तो वो इलेक्ट्रिसिटी द्वारा रन किए जाते हैं या तो उनको बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया गया है। जैसे बहुत सारे चीज हम कहें कि चलो भाई हमारे बैडमिंटन से इलेक्ट्रिसिटी का क्या कनेक्शन, तो हमारा जो बैडमिंटन है वो भी कहाँ बना है? फैक्ट्री में बना, इंडस्ट्री में बना। तो फैक्ट्री किस चीज से रन किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रन किया। तो इलेक्ट्रिसिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है? रात को भी दिन बना देता है। बड़े बड़े शहरों में चले जाएंगे तो रात भी दिन जैसा लगता है। रात में भी लाइटिंग वाइटिंग इतनी होती है कि दिन जैसा लगता है, सारा शहर जगमगा उठता है। रात में भी वर्क होता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ रात भी बिल्कुल दिन जैसा दिखता है। तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज ओनली पॉसिबल if electricity is available. In absence of electricity we can't imagine about those. तो इलेक्ट्रिसिटी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहला चीज हम लोग को समझना पड़ेगा चार्ज। चार्ज इज द फिजिकल काउज। ऐसे अगर कहा जाए तो चार्ज का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होता, चार्ज डिफाइनलेस है। लेकिन सिर्फ लोगों को समझाने के लिए हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए इसके बारे में कुछ कह लेते हैं, ठीक है? तो चार्ज क्या है? तो सबसे पहली बात हम कह सकते हैं चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू विच इट आइदर अट्रैक्ट और रिपेल अदर ऑब्जेक्ट्स। ड्यू टू विच आइदर इट अट्रैक्ट और रिपेल अदर ऑब्जेक्ट्स। चार्ज इज द फिजिकल काउज ड्यू टू विच अट्रैक्शनल और रिपल्शनल फोर्स एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में अगर अट्रैक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है या रिपल्शनल फोर्स वर्क कर रहा है तो विद द हेल्प ऑफ चार्ज। तो चार्ज इज द फिजिकल काउज ड्यू टू विच आइदर अट्रैक्शनल फोर्स और रिपल्शनल फोर्स एक्ट ऑन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। Whenever we rub two substances with each other, charges are formed on both the substances, but the nature of charges are just different from each other. Whenever we rub two substances with each other, charges are formed on both the substances, but the nature of charges are just different from each other. If first gets positive charge, then second will get negative charge. If first gets negative charge, then second will get positive charge. So we have two kinds of charges. First is positive charge and second is negative charge. Definition की बात करें तो whenever glass is rubbed with silk, glass is rubbed with silk. Whenever glass is rubbed with silk, charge formed on glass is called positive charge, and charge formed on silk is called negative charge. So my dear students, electricity plays an important and crucial role in our modern technological advanced era. Charge is a physical cause due to which either attractional or repulsional force act between two objects of the world. Whenever two substances are rubbed with each other, charges are formed on both the substances, but the nature of charges are just different from each other. If first gets positive charge, then second will get negative charge. If first gets negative charge, then second will get positive charge. So we have two kinds of charges, positive charge and negative charge. Whenever glass is rubbed with silk, the charge formed on glass is called positive charge and charge formed on silk is called negative charge. Same charges repel each other. Same charges repel each other. Same charge एक दूसरे को repel करते हैं, and different charges attract each other.
Same charges repel each other and different charges attract each other. Charge is denoted by capital Q. Charge is denoted by capital Q और small q. ठीक है, जब एक सिंगल चार्ज की बात करेंगे तो कैपिटल Q, जब दो चार्ज या ज्यादा चार्ज की बात करेंगे तो Q1 Q2 ये सब करेंगे तो स्मॉल q से डिनोट करेंगे. चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलॉम होता है. क्या होता है? कूलॉम होता है, जो कि साइंटिस्ट के नाम से लिया गया है, जिसको C से डिनोट करते हैं. कूलॉम को किस चीज से डिनोट करते हैं? C से डिनोट करते हैं. आगे पढ़ते हैं. एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो पहले देख लो प्रोटॉन. प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर भी उतना ही है. 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम. एक प्रोटॉन पर यही चार्ज है, और यही इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है, लेकिन आगे माइनस लग जाता है. -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम, क्योंकि चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव का होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव का होता है. और न्यूट्रॉन की बात करें तो उसमें कोई चार्ज होती ही नहीं है. तो हम इस चैप्टर में न्यूट्रॉन की इसलिए नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली डिपेंडेंट है चार्ज पे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे. तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे तो प्रोटॉन की भी चर्चा आगे करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है. ठीक है, नेक्स्ट. तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज हुआ. आगे बढ़ते हैं. तो सिंस वन इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है उतना, तो आप लिख सकते हैं सिंस 1.6. एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, तो 1.6 इंटू 10 पर -19 कूलॉम. उसी से हम निकाल लेते हैं कि एक कूलॉम कितने इलेक्ट्रॉन पर एग्जिस्ट करेगा. तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम एग्जिस्ट ऑन वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जब इतना चार्ज एग्जिस्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन पे, तो एक कूलॉम चार्ज एग्जिस्ट करेगा कितना पे? 1y, ये आ जाएगा नीचे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. आगे इस पॉइंट को उड़ाएंगे ऊपर तो कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा. इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, तो 10 हो गया. 10 पर -19 को ऊपर फेंक देंगे तो क्या होगा? +19 हो जाएगा. नीचे रह गया 16. मैंने इसका पॉइंट उड़ाया तो एक 0 आ गया, ये -19 ऊपर जाके +19. अब हम क्या करते हैं, 16 से 10 में डिवाइड करना छोटा नंबर है ना, तो इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं. तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, एक 0 और इससे ले लेते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा. इंटू 10 टू द पावर 18 बचेगा ना, बाई 16. अब 16 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 16 से डिवाइड कीजिए, 96 40 तो 0.25 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18. ये क्या हो गया? 18 के रूप में रखेंगे तो क्या होगा? इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा. ठीक है, और अगर इसी को हम 19 के रूप में लेना चाहें, यानी हम 10 से इसमें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, 19 हो जाएगा. तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से नीचे में मल्टीप्लाई करना होगा, यानी इसमें 10 से डिवाइड होगा तो कर सकते हो आप 0.625 कर दोगे, तब क्या होगा? 10 टू द पावर 19 हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस तरह से ये हो गया कि एक कूलॉम पर एग्जिस्ट करेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स पर, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर. ठीक है, अब एक होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या है? Q = Ne. इस पर भी न्यूमेरिकल बनता है. अगर किसी वायर से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, यानी चार्ज मूव कर रहा है. ठीक है, तो अगर चार्ज मूव कर रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ये अगर निकालना रहे, ये तो एक इलेक्ट्रॉन हुआ, ऐसा कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. अगर इससे चार्ज फ्लो कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन जैसा कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, वही को n कर है. तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? Q = Ne है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, चार्ज के क्वांटिटी को निकालना, चार्ज के क्वांटिटी को ऑब्टेन करना. तो इससे अगर आपको ये E और Q पता रहे तो n निकल जाएगा, कोई दो पता रहे तीसरा निकल जाएगा. ठीक है,
तो इस पर न्यूमेरिकल बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, चूंकि चार्ज का यूनिट क्या था, कूलॉम था, इसलिए कूलॉम के बारे में बात करते हैं। तो कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम क्या थे, फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे। कहाँ के? फ्रांस के साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था चार्ल्स अगस्टीन डी कूलॉम, अगस्टीन डी कूलॉम। इन्होंने क्या किया, दो चार्जेस के बीच, सपोज ए और बी दो ऑब्जेक्ट है जिसका चार्ज अलग अलग है, एक का चार्ज है Q1, एक का चार्ज है Q2, दो ऑब्जेक्ट के बीच, दो चार्जेस के बीच लगते हुए अट्रैक्शनल फोर्स या रिपल्शनल फोर्स, जब भी दो चार्ज है तो या तो दोनों के बीच अट्रैक्शनल फोर्स काम करेगा या रिपल्शनल फोर्स काम करेगा। तो दो चार्जेस के बीच जो अट्रैक्शनल या रिपल्शनल फोर्स काम करेगा, उसके पीछे उन्होंने दो ला दिया, उसके लिए उन्होंने दो ला दिया। फर्स्ट ला उन्होंने कहा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। उन्होंने क्या कहा कि ये जो दोनों चार्ज के बीच लगता हुआ अट्रैक्शनल या रिपल्शनल फोर्स है, वो प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा, चार्जेस होगा। प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा, चार्जेस होगा। याद रखिएगा, दो चार्जेस के बीच, ठीक है, दो चार्जेस के बीच लगता हुआ अट्रैक्शनल और रिपल्शनल फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकंड चीज इन्होंने कहा, दैट फोर्स यानी दैट अट्रैक्शनल और रिपल्शनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, ये दोनों r डिस्टेंस पर है, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यानी आप इससे रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, देखिएगा। पहले कूलॉम्स लॉ है क्या? Coulomb was a scientist of France whose full name was Charles Augustin de Coulomb. See, he had provided two laws for attractional or repulsional force acting between two charges. Suppose A and B are two charges whose quantities are Q1 and Q2 and their distance is R. Then first law says force is attractional or repulsional force is directly proportional to Q1 into Q2, any product of charges, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इससे आप रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर किसी एक चार्ज को हम डबल कर देंगे, एक चार्ज को डबल करेंगे तो फोर्स क्या होगा, डबल हो जाएगा। दोनों चार्ज को डबल कर देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, 2 टू 4 टाइम्स हो जाएगा। एक चार्ज को डबल कर देंगे, एक चार्ज को हाफ कर देंगे तो क्या होगा, कोई फोर्स पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। अगला, इसमें अगर डिस्टेंस को डबल कर देंगे, डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो इसको अगर डबल करोगे तो क्या होगा, ये 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, r का डबल 2r। अब इसको करोगे तो 1, 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर, यानी क्या हो गया, 1/4 हो गया। पहले से 1/r स्क्वायर था, अब हो गया नीचे 4r, यानी 4 से डिवाइड। यानी कभी भी डिस्टेंस को डबल करेंगे तो फोर्स 1/4 हो जाएगा, डिस्टेंस को ट्रिपल करेंगे तो फोर्स 1/9 हो जाएगा, डिस्टेंस को 4 टाइम्स करेंगे तो फोर्स 1/16 हो जाएगा। उसी का उल्टा अगर डिस्टेंस को हाफ कर दिए, r/2 कर दिए, क्या कर दिए हैं, डिस्टेंस को हाफ कर दिए, तो इसको करिएगा तो 1/r स्क्वायर हो गया, नीचे 2 का स्क्वायर 4 चला जाएगा ऊपर, यानी 4 ऊपर आ जाएगा, 4 इंटू 1/r स्क्वायर। यानी डिस्टेंस को हाफ करने से फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा, डिस्टेंस को 1/3 करने से फोर्स 9 टाइम्स हो जाएगा, डिस्टेंस को 1/4 करने से फोर्स 16 टाइम हो जाएगा। याद रखना है। अब ध्यान दीजिए आगे, ये हो गया 1/r स्क्वायर, दोनों को कंबाइन कर दीजिएगा तो क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहाँ हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट से गुना करते हैं, तो इक्वल करके क्या करते हैं, एक कांस्टेंट साइन ले आते हैं, कांस्टेंट जैसे k इंटू होगा Q1 Q2/r स्क्वायर। ठीक है, k कौन सी है यहाँ पर, वेयर k इज कांस्टेंट, k क्या है, कांस्टेंट है। k का वैल्यू क्या होता है, आगे क्लास में ये सब यूज होता है। k इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। फोर तो आप समझते हो नंबर है, पाई क्या है 22/7 है, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 इसको पढ़ते हैं, जो एयर और वैक्यूम में इलेक्ट्रिक एफिनिटी को बताता है।
और एप्सिलॉन आर किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक एफिनिटी को बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी अपना क्या इफेक्ट डाल सकता है, यहाँ पे वैक्यूम में या एयर में। इलेक्ट्रिसिटी किसी मीडियम में क्या अपना इफेक्ट डाल सकता है, उस मीडियम के अनुसार उसका वैल्यू यहाँ पुट होता है, तो के निकलता है। ऐसे के का निकाला हुआ मान हम लोग जानते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन। ये क्या चीज के लिए, फॉर एयर, एयर के लिए। एयर के केस में के का वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो कितना आएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन। यहां से हम लोग पढ़ते, एक चीज और बता देते हैं, लास्ट एक चीज और बता करके हम लोग सेकंड पार्ट में आएंगे। फिर एक कूलॉम्ब क्या है, ठीक है, 1 कूलॉम्ब का डेफिनेशन। इफ अभी आपने देखा क्या कितना वैल्यू आया था, 9 × 10⁹ इफ 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू अट्रैक्ट और रिपेल 2 यूनिट चार्जेस टेकन एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अभी आपने जो देखा Q1 Q2 था वही है। अगर चार्ज Q1 क्या हो जाए, 1 कूलॉम्ब हो जाए, Q2 भी क्या हो जाए, 1 कूलॉम्ब हो जाए, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो जाए, तो 2 यूनिट चार्ज वाले 2 यूनिट चार्ज को 1 मीटर रिपेल करने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए जितना फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड 9 × 10⁻n। तो एक कूलॉम्ब कहेंगे किसको, कि इफ 9 × 10⁻n 9 if 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू अट्रैक्ट और रिपेल 2 यूनिट चार्जेस, देन द वैल्यू ऑफ चार्ज इज 1 कूलॉम्ब। फिर से, if 9 × 10⁹ न्यूटन force is applied to create a distance of 1 meter, and having attraction, create a distance of 1 meter for attraction or repulsion, then the value of charge is known as 1 coulomb। यानी समझना यही है, बात इतना ही समझना है कि अगर 2 ऑब्जेक्ट है, एक का चार्ज है 1 कूलॉम्ब, दूसरा का भी 1 कूलॉम्ब, ठीक है, इसको दोनों को 1 मीटर तक अट्रैक्ट या 1 मीटर तक रिपेल करने के लिए जितना फोर्स अप्लाई करना होगा, दैट इज कॉल्ड 1 कूलॉम्ब। ठीक है, अब यहां से पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।